Hi everyone, I welcome you all again on a new day with our new lecture of our chapter Basic Concepts of Chemistry. सो अभी तक हमने मोल कॉन्सेप्ट का एक बेसिक आइडिया लेके और काफ़ी सारी चीज़ें बेसिक सी समझ के कि कैसे हम आपका एटॉमिक नंबर, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन ये सारी चीज़ों से खेलते हैं और भी काफ़ी सारी चीज़ें। तो अभी हमने वो सब देखा। अब हम थोड़ा अपना लेवल बढ़ाते जाएंगे इसके बाद से, बिकॉज आप धीरे धीरे क्या है चीज़ें जान चुके हैं जो बेसिक आपको नीडेड थी। सो दिस लेक्चर विल बी बेस्ड ऑन अगेन मोल कॉन्सेप्ट की वही सारी चीज़ें, ताकि आप एक बार इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे तो उसके बाद आपको मोल कॉन्सेप्ट दोबारा पढ़ने की नीड ना पड़े। हम उस हद तक आपने जो चैप्टर हैं उसको तैयार करेंगे। एंड सेकंड थिंग इज़ कि आपको कुछ नई चीज़ें भी सिखाऊंगा मैं, और फिर हम उसके बाद कुछ अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करके इस लेक्चर को ख़त्म करेंगे, है ना। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। सो फर्स्ट थिंग बिफोर वी स्टार्ट द लेक्चर, है ना, तो कुछ पुरानी चीज़ें जो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ लास्ट लेक्चर की। सबसे पहला मोल, सबसे पहला मोल। मोल क्या होता था? देखो, डेफिनेशन भूल जाओ। अब मुझे आपसे डेफिनेशन नहीं पूछनी कि इट इज़ द सेम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट इज़, वो सब छोड़ो। आपको जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से अगर जानना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी चीज़ का एक मोल मतलब उसके कितनी एंटिटीज़, ठीक है, या Na। पहली चीज़ ये पता होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या पता होती थी? किसी चीज़ का एक मोल मतलब उसका कितना अमाउंट, उसका मोलर मास के बराबर अमाउंट, जो कि ग्राम में होता था। और तीसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट थी, किसी भी सब्सटेंस का जो मोलर मास या जिसको हम ग्राम एटॉमिक वेट अगर एटम है, अगर ग्राम मॉलिक्यूलर वेट अगर मॉलिक्यूल है, वो सारी चीज़ें, तो वो आपका होता है सिंपली जो यू में होता है उसका यूनिट ग्राम में लिख दो, है ना। और ये प्रूव भी किया था क्यों होता है। नेक्स्ट थिंग जो आपको पता होनी चाहिए कि आपका एक मोल में अगर Na पार्टिकल होते हैं तो 2 मोल में 2Na, ठीक है। तो आप निकाल सकते हो यूनिटरी मेथड से कि अगर 4 Na पार्टिकल्स किसी चीज़ के दिए हुए हैं, इट मीन्स उसके 4 मोल्स दिए हुए हैं। और जैसा सब्सटेंस वैसे मोल्स, मतलब कि अगर एटम है तो एटम में डील करो, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल में डील करो। अगर आपको बोला है एक मॉलिक्यूल, मान लो जैसे मान लो मैं आपका ऑक्सीजन की बात करता हूँ, ठीक है। तो एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन तो आपको पता है 32U। अगर मैं बोल दूँ Na मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, तो ये क्या हो जाएगा? 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स या ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स? नहीं, ऑक्सीजन एटम्स तो इसमें कितने हो जाएंगे? देखो, एक मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन एटम्स होते हैं, तो Na मॉलिक्यूल्स में 2Na होंगे। तो 2Na मतलब कि 2 मोल ऑक्सीजन एटम्स, ऑब्वियसली दिख रहा है आपको, लेकिन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। बस ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, और आई होप आपको ये पता भी होंगी, बहुत बेसिक चीज़ें हैं। सो मैं इसको समराइज़ करता हूँ। हमने 2 ही तरीके देखे थे जो आप बुक्स में भी देखते हैं। मोल कैलकुलेशन कैसे की जाती है? बहुत सिंपल है। फर्स्ट, अगर सैंपल का जो है वो वेट दिया हो, तो देखो फॉर्मूला बनाना बहुत कोई बड़ी बात नहीं है। देखो, अगर जैसे मान लो मोलर मास मानता हूँ मैं, ठीक है। अगर मोलर मास के बराबर सैंपल का वेट हो, ठीक है, अगर मोलर मास के बराबर सैंपल का वेट हो, तो आपके मोल्स कितने होते हैं? 1 मोल। कितना? 1 मोल। समझ आता है। और अगर जैसे मान लो इसको मैं m लिख लूँ अभी के लिए, ठीक है, तो m ग्राम लिख लूँ, तो m ग्राम के लिए कितना होता है? 1 मोल। अगर उस सब्सटेंस का बिल्कुल मोलर मास दिया, तो 1 ग्राम के लिए कितना होगा? 1/m मोल। यूनिटरी मेथड, आप वहाँ से इसको नीचे ले जाओ, ठीक है। मतलब जैसे 5 के लिए 1 तो 1 के लिए 1/5, मतलब सिंपल वो कर रहा हूँ मैं कि अगर 10 5 के लिए तो 1 5/10 के लिए, ठीक है। या 5 चीज़ें अगर 20 की तो एक चीज़ 20/5 4 की, है ना। ये आपको पता होना चाहिए। अब मुझे बोला है कि वेट ऑफ द सैंपल मान लो दिया हुआ है W ग्राम, तो 1 ग्राम के लिए अगर इतने मोल होते हैं, ऑब्वियस ही बात है, अगर मोलर मास 1 मोल है तो मोलर मास का 1/mth जो पार्ट होगा दैट विल बी 1 ग्राम सिंपली। मतलब कि आपका 1 ग्राम जो होगा दैट विल बी 1/mth ऑफ मोल। बिल्कुल समझ आता है। जैसे 32 ग्राम अगर मोल का मोलर मास है, मतलब कि 1 मोल आता है, तो 1 ग्राम क्या होगा? मोल का 1/32 हिस्सा। अब मैं ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा आपको, आप सिंपली ये समझो कि W ग्राम क्या होगा। देखो सिंपल, LHS में W से मल्टीप्लाई किया तो RHS में भी W से मल्टीप्लाई करो, कितना आया? W/m मोल। अब इसको इक्वल मत करने सोचना कि ग्राम और मोल की यूनिट सेम नहीं है। मैं बस यूनिटरी मेथड लगा रहा हूँ 5 का 10, उसमें कोई मैं यूनिट डिमेंशन नहीं लगा रहा हूँ। ये कोई प्रैक्टिकल मतलब आपका मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं बना रहा हूँ मैं, ये सिंपल मेरा तरीका है जिससे मैं सॉल्व करता हूँ ताकि फॉर्मूला याद रखना पड़े। बट अगर आपको फॉर्मूला याद रखना है तो वेट ऑफ द सैंपल क्या है?
आपके पास वेट ऑफ द सैंपल दिया हो इन ग्राम्स, जैसे कि मान लो W, ठीक है, आप उसको डिवाइड कर दो मोलर मास से, जिसको हम काफ़ी टाइम आपको दिखेगा कैपिटल M से, तो आपका क्या आ जाएगा, मोल ऑफ सैंपल आ जाएगा। मतलब कि सिंपल सा चीज़ है, अगर देखो मोलर मास हो तो आपका 1 मोल, अगर W हो तो आपको पता होना चाहिए ना, जैसे मान लो 100 ग्राम अगर वेट ऑफ द सैंपल है और 50 ग्राम अगर मोलर मास है, तो मुझे बताओ सैंपल में कितने मोल्स होंगे इस सब्सटेंस के, 2 ही मोल्स होंगे। क्यों किया, क्योंकि 50 के लिए 1 मोल होता है, तो 100 ग्राम अगर सैंपल है तो मतलब 2 मोल्स होंगे, अगर उसी सैंपल की बात करें, कुछ और मिक्सिंग नहीं है तो। लेकिन अगर उल्टा दिया हो कि 1 मोल का मास 32 ग्राम, तो 3 मोल्स का मास क्या होगा, 3 × 32। तो मतलब कि मोलर मास से अगर आप ये डिवाइड का उल्टा मल्टीप्लाई कर दो, अगर मोलर मास से मोल को, तो आपका वेट ऑफ द सैंपल आ जाता है। तो फर्स्ट तो ये था। सेकंड तरीका था, अगर आपको वेट ना दे के नंबर ऑफ एंटिटीज दिया हो या नंबर ऑफ द थिंग्स दिया हो, तो आप क्या करोगे, सिंपली देखो 1 मोल के लिए Na होता है, या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि जब Na थिंग्स दी होती हैं तो 1 मोल होता है यूनिटरी मेथड, तो 1 थिंग होगी तो क्या होगा, 1/Na मोल होगा, मोल का 1/Na हिस्सा होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो अगर मान लो आपको दिया है मैं बोल देता हूँ इसको, नंबर ऑफ एंटिटी को मैं अभी एक n मान लेता हूँ, तो n अगर एंटिटी दी हैं तो n/Na मोल हो गया, यही है फॉर्मूला। तो आपका सिंपल क्या है, आपके पास मान लो अगर मोल्स दिए हैं तो इनटू Na कर दोगे तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ थिंग्स आ जाएगा, नंबर ऑफ एंटिटीज, और उल्टा डिवाइड कर दोगे, जैसे मान लो 2Na है तो कितने मोल्स, आप क्या करते हो Na से डिवाइड करते हो तो 2 मोल्स, है ना। तो ये बहुत सिंपल है ना, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सो कुछ ट्राई करते हैं क्वेश्चंस, कुछ ट्राई करते हैं जिससे थोड़ी प्रैक्टिस होगी, फिर हम आगे चलते हैं आज के टॉपिक पे, है ना। तो फर्स्ट थिंग इज, आपको बोला है कि फाइंड नंबर ऑफ हीलियम एटम्स इन 40 ग्राम सैंपल, ठीक है। तो सिंपल है, क्या तरीका लगाओगे बताओ, शाबाश। हीलियम एटम्स निकालने 40 ग्राम सैंपल्स में, तो सबसे पहला अगर मैं बोलूं तो आपको पता है कि मुझे नंबर निकालना है और मास दिया है। देखो आपको नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं हीलियम के, लेकिन मुझे मास दिया है, तो पता है क्या, कुछ लोग बोलेंगे सर इसको कैसे करें, या ऐसे बोलेंगे कि ये तो बहुत टफ आ गया। कुछ नहीं है, देखो वैसे तो आपको पता है कि अगर आपके पास मान लो मास गिवन है, मास गिवन है, तो आपको नंबर डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, आपने फॉर्मूला सिर्फ 2 ही याद रखे हैं, आपको एक्स्ट्रा याद रखने की नीड नहीं है, मैं सजेस्ट भी नहीं करूंगा। आप क्या करोगे, आपको नंबर निकालना है, तो देखो बीच में एक ही चेन लिंक होता है इन दो चीज़ों का, दैट इज मोल, है ना। तो आपको वेट दिया तो पहले मोल निकाल लो, फिर मोल से नंबर निकाल लो, नंबर दिया तो मोल निकाल लो, वेट निकाल लो, मोल दिया तो कुछ भी निकाल सकते हो, ठीक है। ये समझ आता है। बट पता है क्या, मैं पहले ना इसको सॉल्व करते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि कुछ नीड नहीं होती है, एक बार आप प्रैक्टिस करोगे तो ये भी आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। कैसे, ये मैं बताता हूँ। देखो सबसे पहले आपको निकालना है कि 40 ग्राम सैंपल, तो पहले मोल निकाल लूँ, तो मोल्स क्या होंगे, मोल्स ऑफ हीलियम एटम, जैसी चीज़ है वैसा नाम, ठीक है। हीलियम एटम, हीलियम का सिंगल एटम की बात कर रहा हूँ, उस तरह से है ना, सैंपल की बात कर रहा हूँ। तो मतलब इसमें वैसे भी हीलियम का मॉलिक्यूल का कोई सेंस नहीं बनता है, तो आपको पता होना चाहिए, बट स्टिल, है ना। मोल्स क्या होगा, नंबर के हिसाब से, सॉरी मास के हिसाब से, गिवन सैंपल का मास अपॉन इसका मोलर मास। हीलियम का मास कितना होता है बताइए, शाबाश। हीलियम का मास होता है आपका 4U, कितना होता है, 4U, ठीक है। तो 4U तो इसका एटॉमिक मास यूनिट में मास होता है, तो अगर इसका मोलर मास निकालना है तो मैंने क्या बताया, सिंपली आप क्या कर दो, U को ग्राम से रिप्लेस कर दो। क्यों करते हैं ये आपको पता है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक एटम होता है, तो मोलर मास में आपका एक एटम का मास अगर 4U है तो Na एटम का वो जो हो जाएगा मल्टीप्लाई के मोलर मास, और ये जो चीज़ आती है U × Na, ये ग्राम ही आता है, ये आपको पता है। मैं इसमें ज़्यादा नहीं जाऊँगा, ये लास्ट लेक्चर की बहुत सिंपल सी चीज़ है। अब मुझे ये बताओ यहाँ क्या हो जाएगा, 40 ग्राम अपॉन मोलर मास क्या आ जाएगा इसका, 4 ग्राम, कितने आए, 10 मोल्स। अब देखो मोल्स आ गए, अब मोल से मैं कुछ भी निकाल सकता हूँ, तो नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालूं बताओ, क्या मैं फॉर्मूला लगाऊं। देखो एक तो होता है कि मैं फॉर्मूला लिखूं, मोल इज इक्वल टू N/Na, तो क्या हो जाएगा, मोल कितने हैं 10, नंबर ऑफ एटम निकालने हैं, Na आपको पता है, तो N क्या हो जाएगा 10Na, ये आ गया आंसर। बट क्या यूनिटरी मेथड से हो सकता था, 1 मोल, देखो मन में सॉल्व होना चाहिए, मैं इसलिए कर रहा हूँ ये सवाल, 1 मोल Na होता है तो 2 मोल क्या हो जाएगा 2Na, यहाँ पे कितने मोल हैं हीलियम एटम के, 10 मोल, तो क्या हो जाएगा 10 × Na, डायरेक्ट आ गया।
अच्छा, अब मैं वो बताता हूँ जो आपको लगेगा कि अच्छा डायरेक्ट कैसे सॉल्व करते हैं। देखो ध्यान से सोचो, थोड़ा थोड़ा ना दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। मास और नंबर को लिंक कैसे करूँ मुझे बताओ। मुझे पता है एक चीज़ कि जब 1 मोल हीलियम एटम होता है तो उसमें Na एटम्स होंगे और उसका मास कितना होगा 4 ग्राम। क्या मैं इन दो को लिंक नहीं कर सकता हूँ यूनिटरी मेथड से? कर सकता हूँ। देखो ध्यान से, 4 ग्राम अगर होता है तो कितने एटम्स होते हैं हीलियम के? Na एटम, बिकॉज 1 मोल होता है। तो 1 ग्राम के लिए कितना होगा? Na/4। ठीक है, समझ आता है। और 40 ग्राम के लिए कितना होगा? यहाँ लेफ्ट में 40 से किया तो वहाँ भी 40 से करूँ, कितना है? 10 Na। अब कुछ लोगों ने सर ये नहीं समझ आ रहा, मत करो। यहाँ देखो 4 के लिए Na है तो 8 के लिए कितना होगा? 2Na। आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे 40 जब कर दोगे तो ये 10 से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये भी आ जाएगा × 10। अरे सिंपल सी बात है, 4 रुपये की एक चीज़ तो 40 रुपये की कितनी चीज़ें आएंगी? 10 चीज़ें आएंगी ना बस। 4 रुपये का एक Na है तो 40 रुपये कितना आ जाएगा? 10 Na आ जाएगा। कुछ इसमें दिमाग लगा? नहीं लगा। क्या मैंने फॉर्मूला लगाया? नहीं लगाया। बट ये आपसे मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ कि आप ये आज के आज ही ऐसी चीज़ें सीखें। इसमें टाइम लगता है। इसमें आपको मतलब मैं आराम से ये बोल सकता हूँ कि आपको बहुत प्रैक्टिस लगेगी, तब जाके ये सारा सोचना आएगा एग्जाम में, है ना। और नहीं भी आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ब्लैंक नहीं होना है ना। आपको बस सॉल्व करना है ना, जैसे भी करके। तो ये आपको समझ आता है, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपसे बात करूँ इसी क्वेश्चन को कुछ और तरह से, कि हीलियम एटम्स present in 40U सैंपल ऑफ हीलियम। अब पता है क्या है, अब कुछ लोग इसको भी सॉल्व करेंगे मास और ये करके। क्यों सॉल्व करोगे भाई? देखो ध्यान से, जब आपका यूनिट बड़ा होता था 40 ग्राम, तब तो मोल एंड ऑल की बात आती थी। ये यूनिट देखो भाई, 40U एटॉमिक मास यूनिट। 4U तो एक एटम का मास ही हो जाता है, तो मोल जैसी तो बात ही नहीं आई। ये तो आपको कंफ्यूज कर दिया। देखो ध्यान से, 40U में देखो 4U एक हीलियम एटम होता है, तो 8U कितने होंगे? 2 हीलियम एटम। तो 40U कितना होगा? 10 हीलियम एटम। तो यहाँ पे तो सिंपली क्या है, इस सैंपल में 10 ही एटम है बस हीलियम के। कुछ सॉल्व करना था? नहीं करना था। अच्छा, कुछ लोग सोचेंगे सर ये तो मुझे ठीक है आपने ऐसे बोल दिया, बट एग्जाम में अगर कंफ्यूज हो गया तो। अरे क्यों कंफ्यूज हो गए? देखो U इज स्मॉलर यूनिट, तो सिंपली आप एटम मॉलिक्यूल डायरेक्टली काउंट कर सकते हो विदाउट मोल। देखो ध्यान से, कितने एटम है कितने मोल है, क्योंकि स्मॉलर यूनिट है। लेकिन ग्राम आ गया तो आपको मोल निकालना पड़ सकता है, ठीक है। हालांकि ग्राम भी बहुत छोटी वैल्यू दे सकता है × 10⁻⁻⁻ करके, बट कंफ्यूज नहीं होना, आप मोल करके कर सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग बोलेंगे सर इसको मोल करके नहीं कर सकते। कर सकते हैं, करने को आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मोल क्या होगा? गिवन मास ऑफ द सैंपल। मोलर मास क्या जाएगा? 4 ग्राम। बट क्या करोगे अब आप, यू को ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो क्या लिखोगे? 40 × 1.66 × 10⁻24 अपॉन 4 ग्राम। क्या ही समझ आता है? अब क्या करोगे आप, ये हो जाएगा 10। क्या हो जाएगा? ये 10 हो जाएगा। फिर उस हिसाब से आप क्या कर लोगे, इसको सॉल्व कर लोगे। ग्राम से ग्राम गया, 10 × 1.66 × 10⁻24। क्या ही समझ आता है? ठीक है। अब इसको सॉल्व करने मत बैठना है, सिंपल सी बात है। ये आपका इतने मोल आगे, कितना? 10 × 1.66 × 10⁻24 मोल आगे। अब आपको पता है एक मोल में कितने होते हैं? Na। तो इतने मोल में कितने होंगे? × Na। तो 6.02 × 10⁻23। ठीक है। अब मुझे ये बताओ, ये जो चीज़ होती थी, ये तो आपको पता है 1 होती है, तो 10 × 1 कितना आ गया? 10। कितना आ गया? 10। तो 10 एटम्स आ गए डायरेक्टली, ठीक है। 10 कितने आ गए? एटम्स आ गए डायरेक्टली। तो ये आपको समझ आता है, इसमें कोई आपको मतलब उतना कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। इट कैन बी लाइक स्कैरी थिंग फॉर यू राइट नाउ, बिकॉज टाइम लगता है चीज़ों को, थोड़ा पेशेंस रखा कीजिए एंड इट विल ऑल बी सॉर्टेड, है ना। सो ये आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। एक और ट्राई करें क्वेश्चन। आपका जैसे मान लो आपको दिया है 1000 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट सैंपल, ठीक है। और आपको बोला है कि इसमें मॉलिक्यूल्स निकालो। क्या निकालो? मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इसमें मॉलिक्यूल्स निकालो, तो कैसे निकालेंगे ट्राई करते हैं। मास से मॉलिक्यूल्स निकालने, देखो मास और नंबर ऑफ देखो अब कुछ लोग बोलेंगे सर एटम्स क्या? एटम बात की बात है। देखो आपको 1000 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट का दिया है ना, और कैल्शियम कार्बोनेट का आपको जैसा सब्सटेंस, कैल्शियम कार्बोनेट इज अ मॉलिक्यूल, इट इज़ नॉट अ सिंगल एटम। तो जैसा सब्सटेंस वैसे ही उसकी चीज़ें। तो इसका जब मैं आपका मोल निकालूंगा या कुछ भी करूंगा, तो वो लिंक होगा मॉलिक्यूल के साथ ही, कि 1 मोल में Na एटम नहीं है, Na मॉलिक्यूल है ना। फिर एटम के लिए क्या करोगे आप?
यहाँ से काउंट कर लोगे कि एक मॉलिक्यूल में कितने एटम, तो आपका रिस्पेक्टिवली आप उसके कॉरस्पॉन्डिंग निकाल सकते हैं। तो मुझे ये बताओ आप क्या करोगे। देखो मैं पहले सॉल्व करूंगा आपके ही तरीके से जो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है, दैट इज़ पहले मोल निकालो। मोल के लिए क्या है, गिवन क्या है, वेट, निकालना क्या है, नंबर। तो वेट से पहले मोल निकालो फिर नंबर लिंक करो, यही है चेन लिंक। नंबर होता तो पहले मोल निकालते फिर वेट निकालते। तो मोल से क्या करोगे आप, देखो मोल निकालना है। अब मैं आगे बताऊंगा आपको मोल को ऐसे भी लिखते हैं ना, तो मतलब सिंबल। तो गिवन मास ऑफ द सैंपल दैट इज 1000 ग्राम अपॉन मोलर मास। मुझे बताओ कैल्शियम कार्बोनेट का मास कितना होता है आपका, 100 U होता है, 40 12 और आपका 48 है ना, 100 U होता है मॉलिक्यूल का मास। इसका मॉलिकुलर मास होता है। इसी मास को ग्राम में लिखूं तो क्या होगा, मोलर मास। ये मैंने आपको बताया। एटॉमिक मास को ग्राम में लिख दूं तो आपका मोल एटम्स का है ना, एटम्स का मोलर मास। मॉलिक्यूल के लिए सेम मोलर मास आप सेम निकालते हैं। आप क्या करते हैं, यू को ग्राम से, तो जैसा चीज़ वैसा उसका मोलर मास है ना। ये जाएगा 100, कितने आए, 10 मोल्स आए। अब मुझे बताओ एक मोल अगर CaCO3 होगा तो Na मॉलिक्यूल्स होंगे, तो 10 मोल्स के लिए कितना होगा। फॉर्मूला लगाने की नीड नहीं है ना, बाकी आप लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप लगा लो, मोल्स 10 आ गए, नंबर निकालना है अपॉन Na आपको पता होता है एक मोल में, तो ये जाएगा 10 Na। तो ये आगे, तो यहाँ से कितना आ गया आंसर, 10 Na। अच्छा अपना तरीका लगाएं। अगर मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूँ अगर आपने किया होगा तो बहुत अच्छी बात है, यू आर जस्ट फार अहेड है ना इन द रेस। मुझे ये बताओ, मुझे ये पता है एक मोल CaCO3 मतलब कि कितना ग्राम होता है, 100 ग्राम, मतलब कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, Na मॉलिक्यूल्स ऑफ CaCO3 है ना, कि एक CaCO3 होगा, दो CaCO3 होगा, ऐसे करके Na होंगे है ना। तो मुझे बताओ ये लिंक कर सकता हूँ मैं डायरेक्ट, 100 ग्राम जब होता है तो कितने होते हैं Na मॉलिक्यूल्स, ठीक है। यहाँ पे कितना है 1000 ग्राम, तो मुझे ये लिखने की नीड नहीं कि 1 ग्राम के लिए Na अपॉन 100, तो 1000 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी 1000 से, वो स्टेप अभी मैं हटा रहा हूँ। यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई किया तो सेम यहाँ भी 10 से, तो क्या हो जाएगा 10 Na हो जाएगा। आ गया आंसर डायरेक्ट बिना कोई फार्मूला लगाए। तो मोस्ट ऑफ द मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन फार्मूला लगाए बिना हो जाते हैं। पता नहीं मतलब अभी मैं शायद आपको ऐसी चीज़ें बोल के कंफ्यूज कर रहा हूँ, बट इट विल ऑल मेक सेंस टू यू जैसे जैसे आप मतलब 11th, ये धीरे धीरे आप ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, फिर आप 12th में जाएंगे, फिर आप और प्रैक्टिस करेंगे, तो यू विल अंडरस्टैंड दिस थिंग कि मैं ये क्या मीन कर रहा हूँ है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसी क्वेश्चन को अगर ऐसे लिखा होता, अब फिर से कंफ्यूज कर दिया ना। अब कुछ लोग करेंगे कि क्या करेंगे बताओ, इसमें भी मोल्स निकालेंगे पहले, गिवन मास अपॉन मोलर मास। अगर तो गलती से यूनिट नहीं देखा तब तो खेल वहीं ख़त्म है ना, जिस भी बच्चे ने ऐसा किया। बट अगर यूनिट देख के सॉल्व किया तो भी गलत नहीं होगा। इसको लिखूंगा मैं 1U को लिखूंगा मैं ये अपॉन 100 ग्राम, ग्राम से ग्राम गया, कितने मोल आए इतने, यह आ जाएगा 10, तो 10 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 मोल्स आए। अब एक मोल के लिए Na पार्टिकल, तो इतने मोल के लिए इंटू Na। अब मुझे ये बताओ ये जो टर्म होती है ये 1 ही आता है, तो कितने आए 10 मॉलिक्यूल्स, कितने आए 10 इंटू 1 10 मॉलिक्यूल्स, क्या ही समझ आता है। लेकिन आपको पता है ना यू दिया है तो डायरेक्ट काउंट कर लो। देखो एक मॉलिक्यूल का मास कितना होता है, छोटा यूनिट है ये, एक मॉलिक्यूल का मास 100U, तो 1000U में कितने मॉलिक्यूल होंगे, 10 ही होंगे। कॉमन सेंस है ना। तो देख लिया करो बस एक बार, क्या देख लिया करो, समरी क्या है, ग्राम में दिया हो तो मोल निकाल लो, फिर नंबर निकाल लो इंटू Na करके, ठीक है। मॉलिक्यूल दिया, एटम्स निकालने होता है अगर CaC3 के, तो मान लो 10 Na, तो अगर मॉलिक्यूल्स आए तो एटम क्या होगा, देखो CaCO3 के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम होते हैं, एक कैल्शियम का एटम होता है, एक कार्बन का, 3 ऑक्सीजन के, तो कितने होंगे 5। तो एक में 5 होते हैं, तो 10 Na मॉलिक्यूल से कितने होंगे 10 इंटू 5 50 Na, है ना, समझ आता है। दूसरी चीज़, फर्स्ट है ग्राम में अगर दिया हो, दूसरा अगर यू में दिया हो मतलब छोटा यूनिट है, तो देख लो कहीं वो एक एटम या एक मॉलिक्यूल ऐसा कुछ तो नहीं दिया है। मतलब कि आप चेक कर लो कि अगर भाई ये कहीं 10-20 मॉलिक्यूल ही तो नहीं दिया, वो डायरेक्ट दिख जाएगा आपको है ना। तो ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो ये आपको समझ आना चाहिए। कुछ ऐसे क्वेश्चन जैसे मान लो कि आप बताओ 52U सैंपल ऑफ हीलियम में कितने हीलियम एटम्स हैं, ये जेईई मेंस का क्वेश्चन है। अब क्या फालतू सा क्वेश्चन है, इसमें कोई मोल निकालने बैठेगा तो उसका तो खेल वहीं खत्म है। बट देखो ध्यान से, यू है छोटा यूनिट है, देख लो हीलियम का मास कितना होता है, एटम की बात कर रहे हैं है ना। एटम यहाँ पे लिखा होगा हाउ मैनी हीलियम एटम्स पूछा है ना। वैसे भी इसमें मॉलिक्यूल की सेंस नहीं बनती, हीलियम में क्यों नहीं बनती वो आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो आगे मैं बता दूंगा। 4U, मुझे बताओ 4U में एक एटम होता है, तो 8U में 2 एटम, तो 52U में कितने होंगे इंटू 13, है ना। तो कुछ इसमें है नहीं है ना, 13 आंसर था, बहुत सिंपल है ना, लास्ट ईयर मेंस का क्वेश्चन। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अच्छा मान लो
आपने मोल था किसी मॉलिक्यूल के, मान लो CO2 के, ठीक है, CO2 के मोल्स थे, इनटू Na करके आपने क्या निकाल लिया, नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स। जैसी चीज वैसे मोल्स, एटम होता तो एटम निकलते, नंबर ऑफ, आयंस होते तो आयंस निकलते। अब आपसे अगर गलती से एटम्स पूछ लिए तो मुझे ये बताओ टोटल एटम्स कितने होंगे, ठीक है। मान लो यहाँ से नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स आ गया कुछ, मान लो NCO2 आ गया, तो मुझे ये बताओ एक CO2 मॉलिक्यूल में 3 एटम होते हैं, एक कार्बन 2 ऑक्सीजन, 2 में कितने होंगे 6, 3 में कितने होंगे 9। क्या कर रहे हो आप, इंटू 3 कर रहे हो, एक में 3 तो 2 में, ठीक है। तो NCO2 में कितने होंगे 3NCO2, क्या ये समझ आता है 3NCO2, ठीक है, ये समझ आता है। कई बार ऐसे पूछा जाता है कि इसमें बताओ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने होंगे, तो ध्यान देना है क्या पूछा है। अब मुझे ये बताओ, ये पूरा नहीं पूछा, आपसे पूछे कार्बन, तो एक मॉलिक्यूल CO2 में एक कार्बन एटम होता है, 2 में 2 होंगे, 3 में 3, तो NCO2 में NCO2 ही कार्बन एटम होंगे, क्या ये समझ आता है। अगर ऑक्सीजन पूछा तो अब फिर से ध्यान से सोचना है, एक के लिए 2 होते हैं तो 2 के लिए 4 होते हैं, तो इंटू 2 कर रहे हो, तो इंटू 2 मतलब कि NCO2 में कितना होगा 2NCO2, और ये आप देख भी सकते हो कि 2NCO2 प्लस NCO2 इसके इक्वल होना चाहिए टोटल नंबर ऑफ एटम्स, है ना। तो ये आपको निकालना आना चाहिए। और मैंने जो बोला था कि नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज एटॉमिसिटी, वो भी आपको याद रहना चाहिए, है ना। तो नेक्स्ट अब चलते हैं, दैट इज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज अवोगैड्रोज लॉ या हाइपोथेसिस, जो भी बोल दो, है ना। हाइपोथेसिस बोल लो इसको, लॉ बोलना ज़्यादा अच्छी चीज़ नहीं रहेगी। हाइपोथेसिस क्या होता है कि मतलब हाइपोथेसिस, थ्योरी, लॉ, ये सारी चीज़ें क्या क्या होती है मैं बताऊंगा आपको, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, और ये आपसे कोई नहीं पूछता है तो मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। अदरवाइज इट्स वेरी सिंपल थिंग, लॉ यूनिवर्सली वैलिड होता है, अप्लाइड होता है, उसमें कोई इफ एंड बट्स नहीं होते। हाइपोथेसिस में आप बस मतलब बिना रीजनिंग के आप क्या करते हो, एक ट्राई करते हो किसी चीज़ का सॉल्यूशन देने का, है ना। तो इसमें क्या होता है, तो दिस हाइपोथेसिस सिंपली सेज दैट इक्वल वॉल्यूम of all gases have equal number of molecules। ध्यान रखना क्या बोला है, मॉलिक्यूल्स, मैं लिख दे रहा हूं, नॉट एटम्स, मॉलिक्यूल्स की बात करें, इक्वल, ना कि एटम्स, है ना, ध्यान रखना ये, है ना। कई बार बच्चे गड़बड़ी कर देते हैं इसमें। एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन। व्हाट डज दिस थिंग मीन, ठीक है, व्हाट डज दिस थिंग मीन, सिंपली देखो ध्यान से। अब मुझे ये बताओ, मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें ना यहाँ पे समझाता हूँ। अब मैं यहाँ पे आप ये समझो, इसने क्या बोला, पहले मान लो ऑल गैसेस की जगह मैं कोई 2 ले लेता हूँ, फिर ऑल के लिए वो वैलिड हो जाएगा। कोई 2 गैसेज है मान लो, है ना, ये गैस 1 है, ये गैस 2 है। आपसे इसने क्या बोला है कि आपने इसका वॉल्यूम जो लिया है, वॉल्यूम ऑफ G1 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ G2। क्या बोला इसने, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस। इसने सीधे बोल दिया कि भाई गैस कोई सी भी ले लो, वो चाहे NO2 हो, CO2 हो, CO हो, ऑक्सीजन हो, N2 हो, डजेंट मैटर आपका गैस का नेचर क्या है। अगर आपने उसके वॉल्यूम इक्वल कर दिए तो उसके मॉलिक्यूल्स का नंबर जो होना चाहिए, इसमें कितने मॉलिक्यूल्स है इस गैस का और इसमें कितने मॉलिक्यूल्स है, वो इक्वल आना चाहिए। अगर आपने टेम्परेचर और प्रेशर भी सेम कर दिया दोनों ही गैस के लिए, तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि आपने इस गैस को जिस प्रेशर, टेम्परेचर और जो वॉल्यूम दिया हुआ है, वही इस गैस का भी प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम है। अब आप क्या करोगे, आपने अगर पढ़ा होगा, बेसिक सी चीज़ मैं आज बता दे रहा हूँ, दिस इक्वेशन आप गैस के लिए अप्लाई करते हो। अभी के लिए बस सुन लो, इस पे पूरा चैप्टर पढ़ेंगे हम, अदरवाइज इस पे पूरा हम थर्मोडाइनमिक्स में भी एनालाइज करेंगे, मैं आपको समझाऊंगा ये इक्वेशन क्या होती है। आप ये समझो, गैस के लिए PV इज इक्वल टू nRT, हम आइडियल कंडीशन मान रहे हैं, सारा चीज़ें, है ना। अब मुझे ये बताओ, वैसे भी आप केमिस्ट्री में रियल गैस नहीं पढ़ते हैं, आपके सिलेबस में रियल गैस नहीं होता है, बहुत कम होता है, वैन डर वाल इक्वेशन एंड ऑल ही होता है। बाकी आप जितनी भी चीज़ें अप्लाई करते हो आइडियल गैस मान के ही करते हो पूरे सिलेबस में, है ना। तो आपको सोचने की नीड नहीं है, आप ये इक्वेशन अप्लाई कर सकते हो 99% ऑफ द टाइम्स। नहीं करना होगा जहाँ पे, वहाँ पे खुद से दिया होगा कि मतलब दिस गैस इज रियल गैस, है ना, और वो कुछ स्पेसिफिक सिनेरियोज में ही दिया होता है, आप बस कंफ्यूज मत होइए, है ना। तो अब मुझे ये बताओ, अब मैं आपसे बोलूं कि इस गैस के लिए PV इज इक्वल टू nRT होना चाहिए, और इस गैस के लिए भी PV इज इक्वल टू nRT होना चाहिए, ठीक है। अब PTV तो इक्वल है, मैं मान लो इस गैस के लिए लिखता हूँ P1 V1 N1। R क्या होता है, कांस्टेंट होता है, R इज अ कांस्टेंट, है ना, इसको आप छोड़ो। अभी क्या होता है इस गैस के लिए, अगर ये गैस 2 है तो मैं इसको लिख सकता हूँ N2 RT2। अब मुझे ये बताओ, ये
P1 P2 सेम है, तो मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ P, V1 V2 भी सेम है, V है ना, N1 मुझे नहीं पता सेम है कि नहीं, R T भी सेम है, फिर इसको भी अगर मैं सेम लिख रहा हूँ PV इज इक्वल टू N2 R T। क्या ये समझ आता है? अब मैं क्या इसको जैसे मान लो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, मुझे बताओ अगर PV PV दोनों सेम है तो LHS सेम है, तो N1 RT शुड ऑल्सो भी इक्वल टू N2 RT, 1 और 2 इक्वेशन से, क्योंकि PV इसके भी इक्वल है और PV इसके इक्वल, तो ये हो गया, RT से RT गया तो N1 इज इक्वल टू N2 आ गया। अच्छा, मतलब अगर आपका दोनों गैसेस सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पर रखी है और उनका वॉल्यूम भी सेम कर दिया, तो एक्चुअल में होता है क्या, उनके मोल्स सेम हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? मोल्स सेम हो जाते हैं। ठीक है, यही एवोगैड्रो हाइपोथेसिस की समरी। जैसे ही मोल सेम हो गए तो मॉलिक्यूल्स क्यों सेम हो जाएंगे? बताओ। मॉलिक्यूल्स इसलिए सेम होंगे बिकॉज आप मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए क्या करते हो, इनटू Na करते हो, तो आपका क्या आ जाता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो आप इस जब मोल्स ही सेम है तो यहां से भी Na कर दोगे या दूसरी गैस के लिए भी Na कर दोगे, आएगा तो आंसर N इंटू Na। अब फिर कुछ लोग बोलेंगे तो सर मॉलिक्यूल सेम आ गए तो एटम्स क्यों नहीं सेम आए? एटम्स इसलिए सेम नहीं आए बेटा बिकॉज अगर मॉलिक्यूल्स आपका किस दोनों गैस के मान लो सेम भी हैं तो एटम्स तो आपका किस चीज़ पे डिपेंड करता है, गैस की एटोमिसिटी अलग हो सकती है। इस गैस में 2 ही एटम्स हो सकते हैं, इस गैस में हो सकता है 3 एटम्स, तो फर्दर आपको एटम्स के लिए यहाँ पे 3 से करना पड़ सकता है, यहाँ पे 2 से करना पड़ सकता है। मैं आपको समझाता हूँ, देखो ध्यान से। एवोगैड्रो हाइपोथेसिस की समरी बस इतनी सी है, अगर आपने कोई भी गैस दुनिया में, कोई भी गैसेज है ना, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कर दिया एंड वॉल्यूम भी सेम कर दिया, इक्वल वॉल्यूम कर दिया, तो आपका सिंपली क्या हो जाता है, मोल्स सेम हो जाते हैं। ठीक है, मोल्स सेम, आप PV इज इक्वल टू NRT से देख सकते हो। ठीक है, ये समझ आता है आपका। बाकी सारी चीज़ें इक्वल हैं तो मोल्स भी इक्वल होनी चाहिए, है ना, क्योंकि ये तो क्या होता है, ये गैस कांस्टेंट होता है, इसकी तो एक यूनिवर्सल वैल्यू होती है, वो क्या होती है वो बात की बात है। तो मोल्स जैसे ही सेम होगी तो मॉलिक्यूल्स के लिए क्या करते हो आप, इनटू Na करते हो। तो चाहे जब आपका N गैस 1 इज इक्वल टू N गैस 2 है, इज इक्वल टू N है, तो इसके मॉलिक्यूल्स निकालोगे या इसके मॉलिक्यूल्स निकालोगे? मॉलिक्यूल्स कैसे निकलते हैं, 1 मोल के लिए Na, 2 के लिए 2 Na, तो N मोल के लिए N इंटू Na। तो मोल जब सेम आ गए तो अल्टीमेटली मॉलिक्यूल्स तो सेम ही आएंगे। लेकिन मान लो ये गैस आपका CO2 है और ये गैस आपका O2 है, तो जब आपको इसके एटम्स निकालने होंगे, देखो मोल्स तो दोनों के N आ गए, इसके एटम्स क्या होंगे, एक के लिए 2 एटम, एक मॉलिक्यूल में 2 एटम, 2 के लिए 4, तो इंटू 2 कर रहे हो, तो N मॉलिक्यूल के लिए, सॉरी मतलब N मोल्स था तो N इंटू Na मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे N इंटू Na मॉलिक्यूल्स, तो N इंटू Na के लिए क्या होगा, देखो यहाँ पे हो जाएगा 2N Na। समझ आता है? यहाँ पे क्या हो जाएगा, या 2 से मल्टीप्लाई करो या कुछ और, यहाँ पे होते हैं एक मॉलिक्यूल के लिए 3 एटम, तो 2 के लिए 6, 3 के, तो इंटू 3 करना पड़ेगा, यहाँ पे इंटू 2 करना पड़ा। तो यहाँ पे ना मैं आपको ये लिख रहा हूँ, आप गैसेस को, किसी भी गैस को अगर सेम टेम्परेचर, प्रेशर एंड इक्वल वॉल्यूम है गैसेस का, है ना, तो आपका क्या हो जाता है, मोल्स, और डायरेक्टली लिख दूं तो मॉलिक्यूल सेम हो जाते हैं क्योंकि मोल सेम है। ठीक है, मॉलिक्यूल सेम, बट ध्यान रखना है एटम्स में और मे नॉट भी सेम। अब कुछ लोग बोलेंगे सर अभी तो आपने मना किया कि एटम से, अरे हो सकते हैं ना, मान लो 2 गैसेज ऐसी है जिनके एटॉमिसिटी सेम हो, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन, इसमें भी 2 एटम्स, एक मॉलिक्यूल में, इसमें भी 2, आप जितने भी मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे तो इंटू 2 ही करोगे दोनों जगह। ठीक है, तो बिकॉज यहां पे लिख लो, बिकॉज एटॉमिसिटी डिसाइड्स दैट, किसी मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं उस हिसाब से उसके एटम डिसाइड होंगे। तो मॉलिक्यूल भले ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 2 गैसेज के सेम आ गए, बट अगर गैसेज की एटॉमिसिटी अलग है तो दे कैन हैव डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स। क्या ये समझ आता है? इसमें कोई कंफ्यूजन है ना? तो दिस इज वेरी मच सिंपल थिंग, है ना। तो मैं आपसे अगर क्वेश्चन पूछूं, मैंने बोला ए गैस और बी गैस, ठीक है, ये गैसेज हैं, गैसेज ए एंड बी, ठीक है, इनका मैंने टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम सब सेम कर दिया है। क्या कर दिया है? सेम कर दिया है। ठीक है, आपसे मैं पूछ रहा हूं पहला ऑप्शन, क्या इनके मोल सेम होंगे? अभी अभी बताया, बिल्कुल मोल सेम होंगे, PV इक्वल टू NRT से। बी ऑप्शन, क्या इनके एटम सेम होंगे? कुछ नहीं बोल सकते जब तक इनकी एटॉमिसिटी नहीं पता, आप कुछ नहीं बोल सकते। तो डिपेंड्स ऑन एटॉमिसिटी, समझ आता है। सी ऑप्शन, क्या इनके मॉलिक्यूल सेम होंगे? हाँ, मॉलिक्यूल सेम होंगे, बिकॉज मॉलिक्यूल तो आपका डायरेक्टली क्या आता है, जितने मोल इंटू Na, आपको उसमें एटॉमिसिटी की नीड नहीं पड़ती, तो ये भी सेम होगा। नेक्स्ट, मास, क्या मास सेम होगा?
अब जैसे एटम्स के लिए सेम मतलब सेम नहीं हो पाया एटॉमिसिटी, वैसे यहाँ पे भी एक दिक्कत आएगी। देखो मान लो इन दोनों के मोल सेम आ गए, ठीक है, मैंने जो बोला मोल जैसे ही सेम आए तो मास तो क्या होता है, देखो मास ऑफ द सैंपल कैसे आता है, देखो एक मोल के लिए मोलर मास, दो के लिए 2 × m। तो आप क्या करोगे, मोल से अगर मास निकालना है तो आप क्या करोगे, जैसे मोल्स गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो ये निकालना आपको सैंपल का मास, तो क्या जाएगा इनटू मोलर मास कर दोगे जो आपको सिखाया है। तो इनटू मोलर मास जब करोगे तो मोलर मास तो गैस 1 और गैस 2 का अलग अलग हो सकता है ना, सेम भी हो सकता है नो डाउट, बट अलग अलग भी तो हो सकता है। तो जैसे एटम्स एटॉमिसिटी पे डिपेंड करते हैं, वैसे ही मास जो होता है सैंपल का, मास ऑफ सैंपल लिख लो चाहे तो, डिपेंड्स ऑन मोलर मास, कि गैसेस का मोलर मास क्या, अगर सेम आ गया तो मास भी सेम आ जाएगा सैंपल का। क्योंकि मान लो एक गैस 1 है जिसका मोलर मास 2 ग्राम है, एक गैस 2 है जिसका मोलर मास 10 ग्राम है, इसके 4 मोल्स इसके भी 4 मोल्स सेम आ गए, ठीक है, बट इसका 1 मोल का मास 2 ग्राम है तो 4 मोल का मास 8 ग्राम होगा, इसके 1 मोल का मास 10 ग्राम है तो 4 मोल का मास 40 ग्राम होगा। क्या इन दोनों को सैंपल का मास सेम आया, बिल्कुल नहीं, ये समझना आपको है ना। तो मैंने ना बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताई हैं आपको, ये चीज़ें आपको बुक्स में नहीं मिलती हैं इतनी आसानी से, बट ट्राई कीजिए, इन चीज़ों को समझिए एंड यू विल बी सो गुड एट इट कि आपको किसी बुक को देखने की नीड नहीं पड़ेगी। तो एक और क्वेश्चन करते हैं। आपके पास दो गैसेज दी हैं CO एंड N2। अब फिर से मैंने क्या कर दिया, इन दोनों गैसेज के लिए प्रेशर टेम्परेचर और इक्वल वॉल्यूम ले लिया, ठीक है। और आपको पता है कि मास ऑफ द सैंपल कैसे निकालते हो आप निकालते हो मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास, यही सीखा है। और नंबर ऑफ एंटिटीज कैसे निकालते थे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स या कुछ भी, मोल्स इनटू मोलर नंबर या मोलर नंबर ऑफ पार्टिकल्स दैट इज Na, ठीक है। जैसे यहाँ पे मोलर मास से करते हो, यहाँ पे नंबर के लिए मोलर नंबर से करते हो, ठीक है। अब मुझे मैं पहला क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, क्या इनके मोल सेम होंगे? अवोगैड्रो हाइपोथेसिस याद है, प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम सब सेम, मॉलिक्यूल सेम बिकॉज मोल सेम। बी, क्या इनके मॉलिक्यूल सेम होंगे? बिल्कुल सही, मोल्स अगर इन दोनों के NNI हैं तो मॉलिक्यूल्स तो इनटू Na करके आ जाता है, उसमें एटॉमिसिटी नहीं देखना पड़ता। अब क्या इनके एटम सेम होंगे? अब बिल्कुल एकदम से मना मत कर लेना, पहले देख लेना इनकी एटॉमिसिटी क्या है। इसके एक मॉलिक्यूल में 2 एटम होते हैं, इसके भी एक मॉलिक्यूल में 2 एटम होंगे। तो जब इसके Na मॉलिक्यूल्स आए होंगे, इसके भी और इसके मॉलिक्यूल सेम है, तो एटम्स इसके भी 2Na हो जाएंगे और इसके भी 2Na। तो यहाँ पे ना ये सेम हो गया, यहाँ पे C भी राइट होगा, बिकॉज एटॉमिसिटी पे जो डिपेंडेंस थी वो खत्म होगी, बिकॉज एटॉमिसिटी सेम है तो नंबर ऑफ एटम्स भी सेम आ जाएंगे। मैं आपको सिखा रहा हूँ। क्या मास सेम होगा? बताओ, मैंने क्या बोला था। अब ये डिपेंड करता है कि भाई इसका मोलर मास कितना है, CO का मोलर मास कितना होता है, 12 16 28 U होता है, लेकिन मोलर मास मतलब कि ग्राम में। N2 कितना होता है, 14 × 2 28 ग्राम। अच्छा, इसके तो 1 मोल का मास भी सेम आ गया कि कार्बन मोनोऑक्साइड का 1 मोल जो सैंपल लोगे तो 28 ग्राम वे करेगा, नाइट्रोजन का भी 1 मोल 28 ग्राम वे करेगा। इसके 1 मोल में Na मॉलिक्यूल्स होंगे, इसके 1 मोल में Na मॉलिक्यूल्स होंगे, इंटू 2Na हो गया था एटम्स, इंटू 2Na हो गया था क्योंकि एटॉमिसिटी 2 थी। अब मुझे ये बताओ, अगर इसका 1 मोल 28 ग्राम है, इसका 1 मोल 28 ग्राम, तो इसके 2 मोल्स कितने होंगे, 56 ग्राम, इसके भी 2 मोल्स 56 ग्राम, इसके 3 मोल्स। अल्टीमेटली जब मोलर मास सेम है तो सैंपल का चाहे जितने मोल्स ले लो, आपका मास सेम आता जाएगा, तो मास सेम ही होगा। क्या ये समझ आता है? बिकॉज क्यों, मोलर मास सेम आ चुका है। क्या ये समझ आता है आप लोगों को? क्या ये ईजी है ना? इट्स सो ईजी, प्रैक्टिस कीजिए और आपको ना ये बहुत अच्छा लगेगा ये सब पढ़ के, है ना, इस वे में पढ़ के। सो दैट्स ऑल, है ना। अब मैं आपको समझाता हूँ एक और चीज़, दैट इज मोलर वॉल्यूम। अभी तक हमने पढ़ा कि मास दिया हो तो कैसे मोल्स निकालते हैं, नंबर ऑफ एंटिटीज दिया हो, नंबर ऑफ थिंग्स दिया हो तो कैसे मोल्स निकालते हैं। अब कई बार गैसेज में नंबर और मास ना दे के वॉल्यूम दिया होता है, क्योंकि गैस की प्रॉपर्टी क्या होती है, वॉल्यूम भी होती है ना, तो उससे आप मोल्स कैसे निकालोगे। तो आपको देखो, आपको जब मास से निकालना था तो बस आपको ये पता होना चाहिए था कि 1 मोल में कितना मास होता है, दैट इज मोलर मास। आपने फॉर्मूला बना दिया, गिवन मास अपॉन मोल। आपको नंबर निकालना था तो आपने बोला कि 1 मोल में कितना नंबर होता है, Na। अब आपको वॉल्यूम से निकालना है तो आप बस ये पता कर लो कि 1 मोल में कितना वॉल्यूम होता है, तो आप 2 मोल में निकालोगे 3। तो फॉर्मूला तो ऐसे ही बनता है ना, आपको पर अगर यूनिट का पता है
कि एक एक मोल अमाउंट में कितनी चीज़ है, वो चाहे नंबर हो चाहे मास हो, निकाल सकते हो। तो मोलर वॉल्यूम कैसे निकालोगे? इसके लिए आपको कुछ अजम्पशन यहाँ पे लेने पड़ते हैं, अदरवाइज आपके सिलेबस में यही चलेगा, नहीं चलेगा तो आप कोई नहीं इक्वेशन लगा सकते हो, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी एंड ऑल, बट वो अभी नहीं। तो आप बस ये समझो कि फॉर एन आइडियल गैस, और आपके सिलेबस में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में आइडियल गैस ही दी होती है, सो यू डोंट हैव टू वरी, यू कैन अप्लाई दीज थिंग्स 99% ऑफ द टाइम्स विदाउट वरिंग अबाउट एनीथिंग एल्स, है ना। अगर दिया होगा तो एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड होगा। तो सबसे पहली चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि एट एस टी पी, अब ये एस टी पी आपका वो नहीं है सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये कोई अलग चीज़ होती है, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन, है ना। अब आपको केमिस्ट्री में पता होना चाहिए, एक एन टी पी भी होता है, एक एस टी पी होता है। एन टी पी क्या होता है वो अभी आपके काम नहीं आएगा, बट एन टी पी आप देख लो, एन टी पी होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब यहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर मतलब कि रूम टेम्परेचर के आसपास की बात होती है, तो 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास, है ना। अब मुझे ये बताओ एट एस टी पी, तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन, अब यहाँ पे कुछ नहीं होता, आप कंफ्यूज नहीं होना। वैसे तो आपको ये ना जैसे 3-4 नंबर के क्वेश्चन होते हैं एंड इतना दिमाग लगाना नहीं होता, तो इतना स्ट्रेस आउट भी नहीं होना है, ये सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं, है ना। आप बाद में खुद ही डिराइव कर लोगे, बट सुन लो एक बार, कोई बात नहीं, जब हम कवर कर रहे हैं तो सब कुछ कवर करते हैं। अब यहाँ पे ना दो चीज़ें होती हैं, अब धीरे धीरे टाइम के साथ एक ओल्ड सिस्टम था, एक न्यू सिस्टम था, बस मैं ये बता रहा हूँ। कई बार टेम्परेचर आपको ऐसे दिया होता है, ठीक है, टेम्परेचर तो दोनों में इतना होगा 273, और या इसको बोल सकता हूँ मैं 0 डिग्री सेल्सियस। बस प्रेशर पता है क्या, प्रेशर धीरे धीरे ना अब एटीएम की जगह बार में लेना शुरू कर दिया है लोगों ने, मतलब जो भी आपके केमिस्ट्री में। तो प्रेशर 1 एटीएम लो या प्रेशर 1 बार लो। अब कुछ लोग बोलेंगे सर इसमें फ़र्क क्या है, अब मैं आपको बस एक ही चीज़ बता रहा हूँ, 1 एटीएम इज इक्वल टू होता है 1.013 बार। ये क्यों होता है क्या होता है ये मैं बाद में बताऊंगा, बट आप ये समझो कि 1 एटीएम आपने ये तो पढ़ा होगा 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल, और आपको ये भी पता होना चाहिए 1 बार होता है 10⁵ पास्कल। तो क्या आप इन दोनों में रिलेशन निकाल सकते हो? इसको कर दोगे 1 बार तो 1 एटीएम क्या आ जाएगा दिस। तो ये अप्रॉक्सीमेटली तो क्या ही है 1.013 मतलब 1 ही आया, तो अप्रॉक्सीमेटली एटीएम और बार तो इक्वल ही होते हैं, क्या ही समझ आता है। तो यहाँ से जो वॉल्यूम आएगा और यहाँ से जो वॉल्यूम आएगा, मोलर वॉल्यूम 1 मोल का और यहाँ से 1 मोल का, वो सेम ही आना चाहिए लगभग। तो आता तो सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर भी आपको कई बार मतलब लेना पड़ सकता है, और वो आपको जेईई मेंस में हो चाहे एडवांस में हो, मोस्ट ऑफ द टाइम्स गिवन होता है कि आप यहाँ पे 1 मोल का वॉल्यूम क्या मानोगे। अच्छा निकालेंगे कैसे 1 मोल का वॉल्यूम? तो यहाँ पे लगती है आइडियल गैस इक्वेशन, दैट इज पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। कैसे लगाओगे बेटा? देखो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी लगाओगे, आपने 1 मोल का वॉल्यूम निकालना है एट एस टी पी। अब चाहे ऊपर वाली कंडीशन से निकाल लो, तो आप क्या करोगे, प्रेशर को पुट करोगे 1 एटीएम इंटू वॉल्यूम आपने निकालना है, मोल कितना मान रहे हो आप, 1 मोल मान रहे हो। आर आपको वैल्यू पता होती है, टेम्परेचर आपको दिया होता है, देखो ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू पता है, आर भी पता है, तो वॉल्यूम निकल आएगा ना। और कितने मोल का वॉल्यूम आएगा, क्योंकि मोल 1 था तो 1 मोल का वॉल्यूम आएगा, और सारी कंडीशन कौन सी थी, एस टी पी। तो एस टी पी पे आपका यहाँ पे वैल्यू आती है 22.4 लीटर, 22.4 लीटर, क्या ये समझ आता है। और यहाँ पे आपकी वैल्यू आती है 22.7 लीटर बार के टाइम पे। अच्छा ये आप कॉमन सेंस भी लगा सकते हो कि वहाँ पे बड़ी क्यों आई, यहाँ पे छोटी क्यों आई। आप ये सोचो कि मैंने जब यहाँ पे ना अल्टीमेटली जो आपका वॉल्यूम होता है दैट इज एन आर टी बाई पी, तो वॉल्यूम आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होता है, तो वॉल्यूम वहाँ बड़ा आएगा जहाँ पे प्रेशर छोटा यूनिट होगा। एटीएम इतना बार को कवर कर लेता है, तो एटीएम बड़ा यूनिट है तो वहाँ पे वॉल्यूम छोटा आएगा, तो वॉल्यूम कितना है 22.4। तो याद रखने को तो बहुत सिंपल है, देखो कि आपका जब एटीएम होगा 0 डिग्री सेल्सियस 1 एटीएम या 1 बार 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन, मुझे ये बताओ एटीएम बड़ा यूनिट तो वॉल्यूम छोटा आएगा। आप कॉमन सेंस देखो, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी में वॉल्यूम कहाँ आता था, एन आर टी बाई पी, तो वॉल्यूम ऑफ प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, प्रेशर जितना बड़ा लोगे यूनिट वॉल्यूम उतना छोटा आएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा 22.7 लीटर, क्योंकि आप डिवाइड छोटी चीज़ से कर रहे हो ना। प्रेशर अगर यहाँ पे छोटा यूनिट है तो आपको ओवरऑल ये वैल्यू क्या आ जाएगी, बड़ी आ जाएगी। क्या ही समझ आता है, आप जिस छोटी सी चीज़ डिवाइड करोगे तो ओवरऑल वैल्यू बड़ी है। मैं कंफ्यूज नहीं करूँगा, आपको बस ये याद रखना है एस टी पी केमिस्ट्री में 2 तरह से यूज़ हो सकता है। देखो टेम्परेचर तो सेम ही यूज़ होता है, अगर प्रेशर 1 एटीएम यूज़ हुआ या प्रेशर 1 बार यूज़ हुआ, ये दोनों एस टी पी कंडीशन है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर इसको याद रखना है, भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, भूल जाओ, मैं आपसे बोल भी नहीं रहा याद रखो। आपको ये याद रह गया
कि कुछ तो वैल्यू होती है 22.4 लीटर होती है, कुछ तो 22 अब बोलेंगे क्या याद रखें, कुछ नहीं, क्वेश्चन में दिया होगा, नहीं दिया होगा तो आप मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये यूज़ करते हो 22.4, बट क्वेश्चन में दिया होता है। ठीक है, ये समझ आता है। अच्छा ये है क्या, ये आपने निकाला पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से, जब आपने मोल एक फिक्स रखा था तो यही तो आया कि आपका एसटीपी पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन पे, एक मोल ऑफ गैस का वॉल्यूम कितना आया, 1 मोल ऑफ गैस ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर या 22.7 लीटर। क्या ये समझ आता है? अच्छा मैंने ये बोला कि कौन सी गैस, नहीं बोला ना, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में आपने ये तो नहीं रखा कि कौन सी गैस थी। इसका मतलब यहाँ पे ना नेचर से फर्क नहीं पड़ता, गैस चाहे CO2 हो O2 हो, आपका एट एसटीपी एवरी, लेकिन इतना लिख देता हूं कि एवरी आइडियल गैस इररिस्पेक्टिव कि वो कोई सी भी हो ऑक्यूपाइज 22.4 और 22.7 लीटर। क्या ही समझ आता है? अच्छा कुछ लोगों ने सर एनटीपी, अरे वो आपके काम की चीज़ नहीं है, और मैं आपको कंफ्यूज भी नहीं करूंगा, एसटीपी भी आपके काम की चीज़ नहीं है, भूलना है तो भूल जाओ, आपको बस पता होना चाहिए 22.4 और 22.7 इज द मोलर वॉल्यूम। देखो मोलर मास m होता है, मोलर नंबर Na होता है, मोलर वॉल्यूम होता है 22.4 या 22.7, लेकिन कब, हमेशा नहीं, सिर्फ एसटीपी पे, वो भी कब, आइडियल गैस के लिए, रियल गैस के लिए नहीं। अब वो क्यों होता है, क्या होता है, बात की बात है। एनटीपी क्या होता है, एनटीपी रूम टेम्परेचर के आसपास होता है, प्रेशर तो शायद यही होता है एटीएम में बार, आपको याद भी नहीं रखना है, मैं भी नहीं याद रखता हूँ, तो इतना आपको सोचना भी नहीं है ना, तो ये समझ आता है। अब मैं इसको ना ये बना सकता हूँ, एक मोल अगर किसी गैस का हो तो वॉल्यूम क्या होता है 22.4 मान लो, अभी मैं मान लो 22.7 को इग्नोर करके फॉर्मूला बना रहा हूँ 22.4 या 22.7 दोनों के लिए वैलिड होगा। तो आपका एक मोल अगर 22.4 लीटर ऑक्यूपाई करता है तो 2 मोल कितना होगा, यूनिटरी मेथड इंटू 2, दिख रहा है, एन मोल क्या होगा, एन इंटू 22.4। क्या समझ आता है, समझ आता है, तो एन मोल क्या होगा, एन इंटू 22.4 लीटर। ठीक है, तो आप उल्टा भी कर सकते हो, 22.4 लीटर है तो 1 मोल है, ठीक है, 44.8 लीटर है तो 2 मोल है। अगर कुछ V लीटर है तो आप क्या करोगे, देखो 22.4 लीटर है तो 1 मोल, अब 1 लीटर है तो 1/22.4 मोल, यूनिटरी मेथड। V लीटर अगर गिवन है, मतलब वॉल्यूम का, सैंपल का वॉल्यूम, ठीक है, तो V/22.4 मोल, बस यही हुआ फॉर्मूला। आपने अभी तक क्या करा, देखो आपने अभी क्या करा, वेट दिया होता है जब W, तो गिवन वेट अपॉन मोलर वेट, नंबर दिया होता है जब नंबर, तो गिवन नंबर सैंपल अपॉन मोलर नंबर ऑफ एंटिटी क्या होता है Na। अब बस सेम वॉल्यूम दिया होगा V, तो गिवन वॉल्यूम V अपॉन मोलर वॉल्यूम। आप अल्टीमेटली क्या करते हो, मोलर चीज़ों से ही तो डिवाइड करते हो, कि भाई अगर एक में इतना है तो 10 में कितना होगा, 10 इंटू दैट, समझ आता है, और अगर 10 में इतना है तो एक में कितना होगा, डिवाइड बाई 10। क्या ये समझ आता है? तो मैं इसको आपका कंपाइल कर सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ कि मोल दिया हो आपको, अगर वॉल्यूम से निकालना हो तो आप 22.4 से खेल लो, मल्टीप्लाई करोगे तो वॉल्यूम आएगा, डिवाइड करोगे तो मोल आएंगे, वही सारी चीज़ें। अगर आपको नंबर दिया हो तो इंटू Na करके नंबर आ जाएगा, डिवाइड Na करके मोल आ जाएंगे। अगर आपको वेट मोलर मास दिया, मोलर मास तो पता ही होता है, इंटू मोलर मास करके मास आ जाएगा, और डिवाइड मोलर मास करके मोल आ जाएंगे। बस यही था मूल कॉन्सेप्ट, खत्म हो गया, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। क्वेश्चन करें थोड़ी सी फील आएगी, आपको दिक्कत नहीं होगी फिर, है ना। तो देखो आपका जेई मेन का क्वेश्चन 2014 का, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, अच्छा MCQ ही है, नंबर ऑफ एटम्स इन फॉलोइंग सैंपल इज लार्जेस्ट इन। अच्छा बस ये पूछा है कि भाई इनमें से किसका जो भी सैंपल दिया, आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, किस में नंबर ऑफ एटम सबसे ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो A B C और D। ठीक है, यहाँ दिया है 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, और जब आपको कुछ ना दिया हो ना हाइड्रोजन एटम, तो आप उसकी नेचुरल स्टेट में जैसे एग्जिस्ट करता है हाइड्रोजन, अपनी नॉर्मल स्टेट में कैसे एग्जिस्ट करता है H2, ऑक्सीजन कैसे एग्जिस्ट करता है दुनिया में, आपको कैसे दिखता है ऑक्सीजन O2, है ना। तो बस उसका जो मतलब आपका नॉर्मल स्टेट है, अगर एटम देना होगा उसने तो वो बोलेगा कि सैंपल 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम्स लिख के देगा। जब कुछ ना दिया हो तो सिंपली आप क्या मानोगे,
उसकी जो स्टेट होती है, जैसे सी क्लोरीन भी क्या होता है, अगर नहीं दिया है कुछ भी, एटम नहीं बोला, तो आप क्लोरीन Cl2 मान के चला करो। आयोडीन भी कैसे एग्जिस्ट करता है, I2 कैसे एग्जिस्ट करता है, I2। फिर आपका मैग्नीशियम कैसे एग्जिस्ट करता है, अब मैग्नीशियम तो मेटल है, वो तो अपने हिसाब से एग्जिस्ट कर लेता है। ये H2 हो गया, ये Cl2 हो गया, ये I2 हो गया, ये Mg हो गया। क्या ये समझ आता है? अब आपको क्या करना है, नंबर ऑफ एटम्स निकालने। तो एटम्स कैसे निकालोगे, शाबाश। अब कुछ लोग बोलेंगे सर फास्ट फास्ट, अरे फास्ट करने की नीड नहीं है। वैसे तो मन में पता कैसे सॉल्व करते हैं, 4 ग्राम हाइड्रोजन, अच्छा पहले मोल निकालो, मोल कितने होंगे, अच्छा H2 का मोलर मास कितना होगा, 2, तो मतलब कि 2 ग्राम होता है H2, तो 1 मोल, तो 4 ग्राम में 2 मोल, 2 मोल मतलब कि 2Na मॉलिक्यूल, 2Na मॉलिक्यूल मतलब कि आपका एक में 2 एटम्स, तो 2Na में 4Na एटम्स, तो 4Na आ गया पहले का आंसर, मतलब पहले ऑप्शन में 4Na एटम्स है। बट आपको नहीं है भाई, इतनी जल्दबाजी कहाँ कर रहे हो, पहले निकाल लो। वेट दिया है, वेट से मोल निकालने का तरीका क्या होता है, गिवन वेट अपॉन मोलर वेट। इसका मोलर वेट क्या होगा, देखो 2U तो मॉलिक्यूल का मास, तो 2 ग्राम क्या होगा, मोलर मास। जो U में होता है वही है ना, U में होता है वही ग्राम में लिख लो, तो 2 मोल आगे। अच्छा 2 मोल ऑफ किसके, H2 के आगे। अब एक में कितने क्या होगा, अब ये मॉलिक्यूल या एटम है, H2 मॉलिक्यूल है ना, तो एक मोल में कितने H2 मॉलिक्यूल होते हैं, Na, तो 2 में कितने होंगे, 2NaH2 होंगे। अच्छा एक H2 मॉलिक्यूल, अब ये मॉलिक्यूल है, एक H2 मॉलिक्यूल में 2 एटम्स होते हैं हाइड्रोजन के, तो 2Na में कितना होगा, 4Na, इंटू 2 कर रहे हो ना, इंटू 2 कर रहे हो, तो 4NaH एटम्स आ गए। मतलब कि फर्स्ट सैंपल में कितने एटम्स हैं, ये नहीं बोला किसके, तो कोई से भी एटम्स हो, बट 4Na है, कितने हैं, 4Na। सेकेंड क्वेश्चन, गिवन मास, फिर से अपॉन मोलर मास। अब आपको पता होना चाहिए क्लोरीन के एक एटम का मास हम मानते हैं 35.5, एवरेज मास होता है, ये क्या होता है वो बात की बात है। तो 2 का कितना होगा, इंटू 2 71, तो 71 U तो मॉलिक्यूल का मास है, मोलर क्या होगा, यही मास इन ग्राम्स। अच्छा ये तो 1 मोल आ गया, तो 1 मोल ऑफ किसका, Cl2 का आ गया, मॉलिक्यूल्स का। तो 1 मोल में तो कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, NaCl2 मॉलिक्यूल्स। अब मुझे बताओ एक मॉलिक्यूल Cl2 में 2 Cl एटम होते हैं, तो Na मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे, 2Na। तो ये तो वैसे भी हट गया, ये तो हो ही नहीं सकता, 4Na तो इससे ही बड़ा है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। क्या ही समझ आता है, इसको करते हैं सॉल्व। I2, अब I2 आपको पता होना चाहिए, आयोडीन के एक एटम का मास होता है 127U, तो I2 क्या होगा, 254। U मॉलिक्यूलर और मोलर क्या होगा, मोल का मास 254 ग्राम, U को ग्राम में लिख दिया, वही होता है मोलर मास। तो 127 गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये तो आधा मोल आ गया। क्या मैं आगे सॉल्व करूं, करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, देखो यहाँ पे तो करना ही नहीं, एटोमिसिटी सेम है, बट हो सकता है इसकी एटोमिसिटी I8 हो जाता, मान लो हाइपोथेटिकली। तब आप अगर ये सोचते ना कि ये तो कम हो गया, नहीं अरे दिक्कत हो जानी थी, इसीलिए सॉल्व कर लिया करो। 0.5 मोल, तो मतलब कि 1 मोल में Na, तो 0.5 में 0.5 Na। ये तो आगे मॉलिक्यूल्स किसके, I2 के। अब एक I2 में 2 एटम, तो 0.5 Na में इंटू 2 मतलब कि Na आ गया, तो ये भी कम आ गया 4Na से। तो अब ये बचा चेक करने को, मैग्नीशियम एटम का मास होता है 24U, ठीक है, तो 24 ग्राम मोलर मास होगा, U को ग्राम में लिख दिया। एटम की बात हो रही है, मॉलिक्यूल की, यहाँ पे एटम है, जैसी चीज़ वैसे मोल्स। 24 ग्राम कितना है, 2 मोल्स, 2 मोल्स में 2Na। अब मॉलिक्यूल या एटम, एटम ही भाई, जैसी चीज़ वैसा। एक मोल में कितने मैग्नीशियम एटम्स, बिकॉज एटम की बात हो रही है ना, मॉलिक्यूल थोड़ी ना दिए हैं। तो Na, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 के लिए 2Na, फिर भी ये कम आया। तो ऑप्शन कौन सा हुआ सही, ऑप्शन हुआ आपका सही यही वाला, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन 4Na। क्या ये समझ आता है, ठीक है, इजी है, ठीक है। अच्छा एक और अच्छा क्वेश्चन करते हैं, JEE 2014 का ही है, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपने ट्राई करना है, फिर आप इसको सॉल्व करेंगे। देखो मैं इसमें आपको ऑप्शन नहीं दूंगा, आप डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, फिर उसको मैच करना है। द रेशियो ऑफ masses of oxygen and nitrogen in a gaseous mixture is 1:4, ठीक है। द रेशियो ऑफ number of molecules, the ratio of their number of molecules is, ये निकालना आपको, ऑप्शन दिए हैं आपको 1:4, 7:32, 1:8 और 3:16, बट बिना ऑप्शन के सॉल्व करो, पॉज करके फिर आंसर देखो। अब कुछ लोग बोले सर इसको ट्राई शुरू कैसे करें, शुरू पता कैसे किया करो, हमेशा क्वेश्चन को शुरू किया करो, रेशियो दिया है तो मान लिया करो, x और 4x मान लो। अगर कुछ और दिया है तो लिखना पहले, सबसे बड़ा कोई भी फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो मैथ्स हो,
सबसे बेस्ट स्टेप होता है किसी भी क्वेश्चन सॉल्व करने का, स्टार्टिंग स्टेप होता है कि आप पहले पेन चलाना शुरू करो। जो जो आपको पता है एटलीस्ट उससे देखो कि क्या हो सकता है। मुझे क्या पता है, देखो आपको लगा रेशियो ऑफ मासेस ऑफ ऑक्सीजन, तो आपको पहले समझो लैंग्वेज क्या है। इन अ गैसियस मिक्सचर, तो आपको एक गैस का मिक्सचर दिया है, सैंपल दिया है जिसमें दो गैस मिक्स है, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। मिक्स कर सकते हो ना दो गैस को, एक ही सिलेंडर में भर दिया मान लो। अब मुझे ये भी बोला है कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का जो मास है वो किस रेशो में है, 1:4। मास रेशो दिया, देखो यहाँ पे लिखा ना रेशो ऑफ मासेज, कई बार रेशो ऑफ वॉल्यूम दिया होता है, तो जिस तरह का मतलब कि अगर ऑक्सीजन 1 ग्राम है तो नाइट्रोजन कितना होगा, 4 ग्राम। क्या ही समझ आता है, उसी को बोलते हैं रेशो। आपको बोला कि इनके मॉलिक्यूल्स का रेशो क्या होगा, आपको निकालना है मॉलिक्यूल्स का रेशो फॉर ऑफ O2 एंड N2। अच्छा कुछ लोग बोलेंगे O2 N2 क्यों, क्योंकि भाई गैसियस मिक्सचर है, ऑक्सीजन एटम गैस नहीं होता है। अगर गैस की बात हो रही थी O2 ही होगा या N2 ही होगा, कॉमन सेंस है, क्या ही समझ आता है रियल लाइफ में। अब मुझे ये बताओ मास ऑफ, देखो अब इसने क्या बोला है, मुझे गिवन है 1:4, तो हमेशा मान लिया करो कि मैंने मान लिया लेट जो 1 है उसको मान लिया मास ऑफ ऑक्सीजन इज x, मान लिया x ग्राम। तो मास ऑफ नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, देखो अगर ये 1 है तो ये 4 है, तो ये 2 है तो ये 8 है, तो x है तो क्या होगा इंटू 4x होगा, तो 4x ग्राम हो गया, तभी रेशो क्या होगी 1:4 हो जाएगी। क्या ही समझ आता है। अगर मास इतना है तो मोल्स कितने हो जाएंगे ऑक्सीजन के, गिवन मास अपॉन मोलर मास, 16 इंटू 2 32 इन ग्राम्स, है ना, यू तो मॉलिक्यूल का मास होता, तो x अपॉन 32 आ गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कितना हो जाएगा, गिवन मास दैट इज 4x ग्राम अपॉन मोलर मास 28 ग्राम। समझ आता है, 14 इंटू 2 28, ये हो जाएगा x अपॉन 7। तो यहाँ पे मोल्स इतने, यहाँ पे मोल्स इतने, मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, देखो एक में Na तो इतने मोल्स में इंटू Na, एक में Na तो इतने मोल में इंटू Na, यही निकालना था तो निकाल लो। मॉलिक्यूल्स का रेशियो, मॉलिक्यूल्स का रेशियो ऑफ O2 एंड N2, तो डिवाइड कर दोगे रेशियो के लिए, तो x/32 इंटू Na अपॉन x/7 इंटू Na। Na से Na गया, x गया, ये रिवर्स हो जाएगा। क्या ही समझ आता है, तो यह आ जाएगा 7/32, तो रेशियो क्या आ जाएगी 7:32। अब ये भी ध्यान रखना है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है, और आपने भी ऑक्सीजन नाइट्रोजन पूछा गया, रेशियो ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। अगर नाइट्रोजन ऑक्सीजन होता तो ये रिवर्स हो जाता 32 रेशियो से। रेशियो जिस ऑर्डर में पूछे उसी रेशियो में उसका आंसर देना है, उसी ऑर्डर में। तो 7:32 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, बी ऑप्शन को पता होना चाहिए, है ना। तो इतना काफ़ी है। बाकी क्वेश्चन कैसे होते हैं कि कई बार आपको ना सैंपल में चार्ज पूछ लेता है, तो चार्ज के लिए बहुत सिंपल तरीका है। मान लो मैं आपसे पूछ लूँ Na+ आपको दिया हुआ है, उसके कुछ मोल्स दे दूँ मैं 1 मोल, आपसे पूछते हैं भाई इस पे चार्ज निकालो कितने मोल होगा, तो एक पे 1 यूनिट होता है, एक एटम पे 1 यूनिट होता है, तो 1 मोल पे 1 मोल ही होगा चार्ज, 1 मोल यूनिट चार्ज। फिर आपका 3 मोल पे कितना होगा, 3 मोल यूनिट चार्ज। अभी आपको अभी नहीं समझ आएगा, बट इसको आप रहने दीजिए, ये आपसे पूछते भी नहीं है, पूछेंगे तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। क्वेश्चन है आपका, एक ग्राफ दिया आपको, क्या दिया है, ग्राफ दिया आपको, ठीक है। ग्राफ कुछ ऐसा है कि यहाँ पे दिए हैं आपके नंबर ऑफ एटम्स, और यहाँ पे दिए हैं आपके वेट दिया है इन सैंपल, सैंपल का वेट दिया है, मोलर वेट नहीं बोला है, मोलर वेट दिया होगा तो लिखा होगा। और ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ऐसी लाइन है ओरिजिन से पास होती है, और ये एंगल दिया है, और यहाँ पे जो एंगल दिया है थीटा, दैट इज tan इनवर्स ऑफ 1.5 इंटू 10⁻²2, ठीक है। क्या ही समझ आता है। आपसे बोला है कि अ ग्राफ इज प्लॉटेड फॉर दिस बाय प्लॉटिंग इट्स मास ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है, बिल्कुल सही है, एंड द करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ एटम्स ऑन द वाई एक्सिस, ठीक है। तो ये वेट ऑफ सैंपल दिया है, ठीक है। व्हाट इज द एटॉमिक मास, ठीक है, आपको बोल रहा है, पूछा है कि जिस एलिमेंट के लिए ग्राफ बनाया है उसका एटॉमिक मास निकालो। अब एटॉमिक मास पूछा है तो आप यू में ही बताओगे, है ना। मोलर मास पूछा होता तो वही जो एटॉमिक मास है उसको ग्राम में लिख देते, तो इतना कोई कंफ्यूजन नहीं है, बट आप निकाल लो। और गिवन है कि Na को आप मानोगे 6 इंटू 10⁻23। अब बोले सर ये तो पता ही है, बट ठीक है, इनने दिया है तो मतलब कैलकुलेशन ईजी करने को दिया होगा, अदरवाइज आप क्या लेते 6.022। तो जब इन्हें 6 ही दिया तो उतना ही यूज़ कर लो, कोई दिक्कत नहीं, अप्रॉक्सीमेशन दिया है। ऑप्शन भी दिए हैं आपको, कोई दिक्कत नहीं, मैं दे देता हूँ। ए ऑप्शन इज 80, बी ऑप्शन इज 40, सी ऑप्शन इज 0.025, डी ऑप्शन इज 20। कैसे सॉल्व करोगे मुझे बताओ। ग्राफ जैसे ही आपको दिख गया थीटा tan इनवर्स, तो आपने शायद फिजिक्स में पढ़ा होगा, आपको एक चीज़ देखी स्लोप। अब कुछ लोगों ने सर ऐसे पहुंचे कैसे ऐसी जगह,
अरे भाई मुझे पता है और कुछ नहीं दिख रहा मेरे को, बट मेरे को एक चीज़ दिख रही है, थीटा tan इनवर्स और स्ट्रेट लाइन। तो मेरे दिमाग में पहले ये चमका कि मैंने पढ़ा हुआ है बार बार। अब ये कैसे समझ आता है कि कहाँ से शुरू करना है? ये होती है प्रैक्टिस। जितने आप अलग अलग तरह के क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना आपके डायमेंशंस खुलते हैं पॉसिबिलिटीज़ के। स्लोप इज tan थीटा, तो स्लोप tan थीटा क्या हो जाएगा? अब मुझे ये बताओ इसका मतलब क्या है इस एंगल का? थीटा इज tan इनवर्स ऑफ दिस वैल्यू, मतलब कि थीटा वो एंगल है जिसपे tan जो होता है दैट ये वैल्यू देता है। मतलब कि tan जो है इस थीटा पे क्या वैल्यू देता है? 1.5 इंटू 10⁻22, यही हुआ इसका मतलब। तो tan थीटा आ गया। अब tan थीटा बताओ क्या होता है? tan थीटा सिंपली किसी भी ट्राइंगल में क्या होगा, इस थीटा के हिसाब से देखो, ये y अपॉन x एक्सिस का चेंज dy अपॉन dx। y पे है क्या? y पे है नंबर ऑफ एटम्स, और x पे क्या है? x पे है वेट ऑफ सैंपल इन ग्राम्स। क्या ही समझ आता है? अच्छा अब बोलो ये तो क्या है, नंबर ऑफ एटम्स है, मान लो ये तो नंबर होगा एक कोई नंबर, और ये ग्राम होगा। अब एक चीज़ लिख सकता हूँ कि इसको नंबर ऑफ एटम्स निकालने का तरीका क्या होता है? मोल्स इंटू Na। और वेट ऑफ द सैंपल निकालने का तरीका क्या होता है? मोल्स इंटू मोलर मास, ग्राम में, किस में? ग्राम में। ठीक है, तो ये आ गया। तो tan थीटा कितना है? 1.5 इंटू 10⁻22। Na कितना हो जाएगा? 6 इंटू 10⁻23 अपॉन मोलर मास इन ग्राम, वही होता है। ठीक है, तो मोलर मास क्या आ जाएगा इन ग्राम? दैट विल बी 6 इंटू 10⁻23 अपॉन 1.5 इंटू 10⁻22। यह आ जाएगा 4। इसमें से एक 10 बच जाएगा क्योंकि 23 है, 22 है, तो ऊपर 10 बच जाएगा, ये 40 आ जाएगा। तो ये तो आ गया मोलर मास। क्या आपसे ये पूछा है? देखो ऑप्शन तो वैसे भी एक ही है, तो ये तो ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर गलती से दो ऑप्शन होते 40 ग्राम और 40 U, अगर आपने ये कर दिया होता ना तो खेल खत्म था। पता है क्यों? बिकॉज आपसे ये नहीं पूछा कि मोलर मास बताओ, आपसे पूछा एटॉमिक मास। अब विल बोलो सर मोलर मास तो निकाल लिया, एटॉमिक मास कैसे? देखो एक मोल का मास कितना है? 40 ग्राम। मतलब कि Na एटम्स का मास है 40 ग्राम, तो 1 एटम का मास क्या होगा? 40/Na ग्राम। ये जो चीज़ है दैट इज़ योर एटॉमिक मास, एक एटम का मास। बट क्या ये सीखना है? नहीं, इसलिए तो बताया है जो मास होता है चाहे एटॉमिक मास हो यू में, उसको ग्राम में लिखते हो तो उसी एटम का मोलर मास आता है। मॉलिक्यूलर मास हो यू में तो उसी मॉलिक्यूल का मास आप ग्राम में लिखते हो तो मोलर मास आता है उसी मॉलिक्यूल के सैंपल का। तो बस उल्टा भी तो कर सकते हो, क्योंकि ग्राम में किसी एटम के सैंपल का मास दिया है तो उसको यू में लिख दोगे तो उस एटम के सिंगल एटम का मास आ जाएगा उस सैंपल वाले एटम के। ठीक है, सेम उल्टा भी हो सकता है ना, यू से ग्राम जा सकते हो तो ग्राम से यू भी तो जा सकते हो। तो 40 ग्राम अगर मोल का मास है इस चीज़ के एटम्स का सैंपल का, मतलब इसमें Na एटम्स है, तो एक एटम का मास क्या हो जाएगा? 40U हो जाएगा। रिवर्स चले जाओ, जैसे 40U एक एटम का मास है तो 40 ग्राम मोल का मास होता है, यू को ग्राम से रिप्लेस कर दिया तो 40 ग्राम मोल का मास है तो 40U हो जाएगा एटम का मास, तो ये आप 40U कर दोगे। समझ आता है? वैसे तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन था तो ये वैसे भी सही हो जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, अनएक्सपेक्टेड सा, आपने कभी नहीं देखे होते नॉर्मल बुक्स में ऐसे क्वेश्चन जहाँ पे आपको लगे कि भाई इसमें तो कुछ अलग ही दिमाग लगा दिया। यहाँ भी tan थीटा लगता है क्या केमिस्ट्री में? लगता है, जहाँ जहाँ लगाना आना चाहिए, है ना, लगाना आना चाहिए। बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं। So with this, I will end my lecture. Before ending the lecture, I will just summarize the things. मोल कॉन्सेप्ट, वेट से, नंबर से, वॉल्यूम से, तीनों से फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। गिवन वेट अपॉन मोलर वेट, गिवन नंबर अपॉन मोलर नंबर, गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम, जो हो सकता है आपका 22.4 या 22.7 डिपेंडिंग अपॉन क्या दिया है, या आपको दिया होगा कि एक मोल का वॉल्यूम कितना है। दूसरा, अवोगैड्रो हाइपोथेसिस सिंपली क्या बोलती है? एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। दिस इज नॉट स्टैंडर्ड, यहाँ पे जो यूज़ करते हैं वो स्टैंडर्ड होता है, यहाँ पे होता है एस का मतलब सेम। आप कंफ्यूज मत होना, ये अलग चीज़ होती है ना। सेम मतलब कि कुछ नहीं, फिक्स नहीं होता है, बट दो गैसेस सेम कंडीशन पे रख दी। अब वो सेम कंडीशन कुछ भी हो सकती है, आर्बिट्ररी, है ना। अब मुझे ये बताओ यहाँ पे क्या बोला है? एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर एनी गैस इन द यूनिवर्स, एनी टू गैसेज इन द यूनिवर्स विल हैव सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यही जेईई मेंस में क्वेश्चन आ जाए कि बताओ अवोगैड्रो हाइपोथेसिस के हिसाब से, या अवोगैड्रो हाइपोथेसिस ना लिखा हो, ऐसे बोल दिया जाए कि वेरीफाई द स्टेटमेंट एट एसटीपी एनी टू गैसेज विल हैव सेम नंबर ऑफ, एनी टू गैसेज, एक और चीज़, विद इक्वल वॉल्यूम विल हैव सेम नंबर ऑफ। अगर बोल दिया जाए एटम्स, वहीं स्टेटमेंट हो जाएगी गलत, बिकॉज एटम्स के लिए एक चीज़ ज़रूरी होती है दैट इज एटॉमिसिटी, लेकिन ये आपको पता है हैव सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। एटॉमिसिटी के हिसाब से आपका नंबर ऑफ एटम्स मे और मे नॉट बी द सेम, मास मे और मे नॉट बी द सेम डिपेंडिंग अपॉन द मोलर मास ऑफ द गैसेज, है ना। ये आपको समझ आता है। तो ये हो गया, ये हो गया।
बस और कुछ नीडेड नहीं है। विद दिस आई एंड द लेक्चर। थोड़ा हैवी था, थोड़ा अच्छा था, थोड़ा हायर लेवल पे था लास्ट लेक्चर से, एंड यही तरीका है डेवलप होने का, खुद को हर दिन बेहतर बनाने का। जस्ट कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड ये चीज़ें आपको बहुत अच्छी लगेंगी और बहुत ही ईजी लगेंगी टाइम के साथ, है ना। अब टाइम तो देना पड़ता है, अदरवाइज अगर आप पहले से ही खतरनाक होंगे तो ना मेरे से पढ़ने की नीड होगी ना किसी और से पढ़ने की नीड होगी। यू आर हेयर टू लर्न समथिंग ना, तो सीखोगे, फिर उसको अप्लाई करोगे, फिर प्रैक्टिस करोगे, फिर आप वहाँ पे पहुँच जाओगे। हो सकता है मुझसे भी आगे निकल जाओ इन चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग में, है ना। हर इंसान की अपनी प्रैक्टिस से होता है। इट्स नॉट नेसेसरी कि जितना मैं समझा रहा हूँ उतना ही आपको आएगा। हो सकता है कि आप मुझसे भी बेहतर इन चीज़ों को समझेंगे प्रैक्टिस करने के बाद, और मुझसे भी ज़्यादा इस चीज़ में परफेक्ट हो जाएंगे, है ना। तो जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग, कीप बीइंग कॉन्फिडेंट ऑन योर knowledge, है ना। So thank you so much. I will see you all soon with the next lecture of this chapter, है ना। So thank you so much.